हम लोग देखेंगे पालमपुर में जीविका का प्रमुख साधन खेती है। यहाँ लगभग 75% लोग खेती पर निर्भर है। मतलब गांव के जितने भी वहाँ पर जनसंख्या उसका 75% आदमी खेती करता है, 25% गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। हम लोग देखेंगे कि भूमि को मापने की इकाई होती है। पालमपुर गांव में या कहीं भी भारत में जो भूमि का एरिया जो है वो ठीक से बढ़ाया नहीं जा रहा है। बंजर भूमि को खेती लायक नहीं बनाया जा रहा है, जिसके कारण से खेती का क्षेत्र सीमित होते जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि खेत को मापने का एक इकाई होता है और इसका मानक इकाई हेक्टेयर होता है। हेक्टेयर में हम लोग भूमि को मापते हैं। यदि कोई जमीन का टुकड़ा 100 मीटर वर्ग का है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 मीटर गुने 100 मीटर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर भूमि होता है। हम लोग लोकल भाषा में गांव में जमीन को बीघा या कट्ठा में मापते हैं। हम लोग हर तरफ होते हैं अपना जो जमीन होता है उसको बीघा या कट्ठा में मापते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पालमपुर गांव में लोग 3 तरह की खेती करते हैं। जो फसल होता है पालमपुर में, हमारे देश में भी भारत में लोग 3 प्रकार का फसल उत्पादन करते हैं। एक होता है खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल और तीसरा जायद फसल। अब हम लोग देखेंगे कि खरीफ फसल किसको कहते हैं। तो जो फसल जाड़े के जो फसल वर्षा ऋतु में बरसात के मौसम में जो फसल लगाया जाता है, जैसे बरसात शुरू होता है जून से जुलाई अगस्त में जो फसल बोया जाता है उसको लोग खरीफ फसल कहते हैं। इसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, इन सभी फसलों की खेती किया जाता है और ये फसल आपको अक्टूबर में नवंबर में काट लिया जाता है। दूसरा आता है रबी फसल। रबी फसल में हम लोग देखेंगे कि जाड़े के मौसम में जो फसल लगाते हैं उसको हम लोग रबी फसल कहते हैं। जाड़े के मौसम की शुरुआत नवंबर दिसंबर से शुरू होती है, तो रबी फसल में हम लोग नए फसल नवंबर दिसंबर में बोते हैं, जैसे आलू, चना, मटर, विभिन्न सब्जियां, गेहूँ, इन सभी फसलों की खेती हम लोग जाड़ा के ऋतु में ज़्यादा करते हैं और इसको हम लोग रबी फसल कहते हैं। तीसरा होता है जायद फसल। जायद फसल को गर्मा फसल भी कहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के मौसम में मई जून में किया जाता है। अप्रैल मई, जैसे खीरा, कंकड़ी, तरबूज, है ना, भिंडी, विभिन्न सब्जियां, इनको हम लोग गर्मी के मौसम में खेती करते हैं, तो इसको हम लोग जायद फसल कहते हैं। हम लोग देखेंगे बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली जब किसी भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल का उत्पादन किया जाता है, यानी एक से ज़्यादा खेती करते हैं। जैसे धान काटने के बाद, खरीफ फसल के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में काट के उसमें गेहूँ लगा दिए, रबी फसल हुआ। रबी फसल के बाद फिर गेहूँ काट के मार्च अप्रैल में गेहूँ काट के उसमें हम लोग सब्जियां लगा दिए, खीरा लगा दिए, कंकड़ी लगा दिए, तरबूज लगा दिए। इस प्रकार से एक साल में 3 फसल हो गया। तो एक ही खेती पर, एक ही जमीन पर एक से अधिक फसल उत्पादन करने की विधि को हम लोग बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ये देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रमुख विधि, क्योंकि हमारी जमीन सीमित है, उत्पादन ज़्यादा करना, इसलिए बहुविध फसल प्रणाली बहुत आवश्यक है। अब आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। हमारे देश में अनाज यानी खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत कमी आ गई थी, तो 1960 के दशक अंत में, 1960 के दशक के अंत में लगभग 68-69 ईस्वी में गेहूं की खेती में उन्नत बीज
कीटनाशक दवा, सिंचाई की सुविधा, आधुनिक कृषि उपकरणों, इन सभी को एक पैकेज के रूप में प्रयोग किया गया, एक साथ प्रयोग किया गया खेती पर, जिससे बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ फसल में। और ये उत्पादन का जो प्रयोग सबसे पहले गेहूं पर किया गया था, जिससे गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुआ, जिसको हम लोग हरित क्रांति नाम दिए। हरित क्रांति की शुरुआत गेहूं की फसल से हुआ, याद रखना। उसके बाद धान से। अभी हम लोग हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि हरित क्रांति लाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान HYV हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उपजी किस्म की बीजों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। याद रखना कि हरित क्रांति गेहूं की फसल से आई, बाद में धान में भी सारे फसलों में उत्पादन में वृद्धि हुआ। भारत में हरित क्रांति के पिता, हरित क्रांति को शुरुआत करने वाले MS स्वामीनाथन है। तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के पिता कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे भारत में हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को हुआ। वहाँ पर खेती करने लायक समतल जमीन, उपजाऊ जमीन अधिक मात्रा में है, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ के किसानों ने उन्नत बीजों का प्रयोग, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग, रासायनिक खाद का प्रयोग, सिंचाई के अत्यधिक प्रयोग किए, जिससे वहाँ के किसानों को अत्यधिक लाभ हुआ। तो इसका दो प्रभाव पड़ा। पहला कि गरीब किसान और गरीब हो गया, अमीर किसान और अमीर हो गया। इसमें हम लोग देखेंगे कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसको हम लोग सोच समझ के प्रयोग करना होगा, क्योंकि ना भूमि को बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। जनसंख्या बढ़ने से भूमि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ते जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि हरित क्रांति का दुष्प्रभाव में क्या हुआ। मिट्टी की उर्वरता, ज़्यादा हम लोग रासायनिक खाद का प्रयोग किए, जिससे मिट्टी उपजाऊ था, उसका उपजाऊपन खत्म हो गया। उसमें जो जीवाणु कीड़े होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो उर्वरक के लिए केंचुआ होते हैं, वो रासायनिक खाद के प्रयोग से मर गए। दूसरा है कि जल स्तर कम होना, जमीन भूमिगत जल स्तर, अत्यधिक सिंचाई के कारण से, अधिक नलकूप बोरिंग करने के कारण से, अधिक सिंचाई करने से जमीन का जो जल स्तर है वो बहुत नीचे चला गया और हम लोग जल संकट की स्थिति में आ गए हैं। तीसरा ये है, इसका तीसरा दुष्प्रभाव हम लोग कहेंगे कि समान रूप से सभी किसानों को लाभ नहीं मिलना। इसमें देखेंगे बड़े किसान ज्यादा लाभान्वित हुए, छोटे किसान कम लाभान्वित हुए। इस प्रकार से अमीरी और गरीबी की खाई भी बढ़ा है। यह हमारी हरित क्रांति का फायदा और दुष्प्रभाव दोनों हम लोगों ने आज देखे हैं।